नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज था आपका 23 फरवरी 2023 और आज आपका एचसीएम सीआरपीएफ का एग्ज़ाम था। तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गए। तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए, सभी प्रश्नों का ये कंबाइंड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जिनका एग्ज़ाम बाकी है उनके लिए वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही पढ़ाता हूँ, तो ये आपको जो है काफ़ी काम आएगा एग्जामिनेशन के अंदर। एक प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया था? तो ये आपका जयपुर के अंदर किया था। मैं आपको बता दूं कि जो भी गांधी फैमिली सरनेम से कुछ भी चीज़ का उद्घाटन होगा तो आप जो है बाय डिफ़ॉल्ट में राजस्थान मान के चलना, क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पे जो भी अच्छा करने की प्रयास जो हो सकती है सभी किया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ कब किया गया था? तो 20 अगस्त 2022 को राजीव गांधी जी के जो है जन्मदिन के अवसर पे किया गया था। राजीव गांधी हमारे देश के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर हुए थे। इसके अलावा प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। शीतलन का नियम और गति का नियम ये आपका न्यूटन के द्वारा दिया गया था। आपसे ये भी पूछा जाता है कि गति के कितने नियम दिए गए थे न्यूटन के द्वारा? तो 3 नियम दिए गए थे। सापेक्षता का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उत्प्लावकता का सिद्धांत यानी जो तैरने का नियम है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग है, ये आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले जातिगत जनगणना किस राज्य ने कराया था? देखिए, भारत में सबसे पहले जातिगत जनगणना जो है ये बिहार में कराया गया है। ऐसा पहली बार भारतीय किसी स्टेट ने किया है। भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जनगणना पर आधारित एक फुल फ्लेज वीडियो आप लोगों के लिए बना के चैनल पे अपलोड कर दिया हूं, तो आप लोग विजिट जरूर करें। जनगणना से सभी प्रॉब्लम आपको जो है वहाँ पे समाप्त हो जाएगा। भारत की लगातार जनगणना जो है 1881 ईस्वी से हो रहा है। लॉर्ड रिपन के समय से ये जो है लगातार 10 वर्षों के अंतराल पे कराए जा रहे हैं। 2011 का जो जनगणना था ये 7वीं जनगणना था आज़ादी के बाद, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 2021 में जो जनगणना होने वाली है ये ओवरऑल 16वीं जनगणना और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना होगी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति जो है प्राप्त है, यानी जो रिव्यू की शक्ति है ये किस आर्टिकल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है? तो आर्टिकल 137 के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान मिला है। इसके अलावा अनुच्छेद 129 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड न्यायालय होगा। अब रिकॉर्ड न्यायालय क्या होता है? आपको मैंने उदाहरण देके समझाया था, माफ़ कीजिएगा गला खराब है। उदाहरण देके समझाया था कि भाई रिकॉर्ड न्यायालय ये होता है कि कोई एक व्यक्ति अगर पेन चोरी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सज़ा देता है तो उससे नीचे वाला जो कोर्ट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट से नीचे कोर्ट हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट जो है पेन चोरी के लिए वही सज़ा बिना जो है टाइम जाया करते हुए दे सकता है, ये बताते हुए कि महामहिम सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पे ये सज़ा दिया था। और सुप्रीम हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय होता है आर्टिकल 215 के थ्रू। तो जो बात अभी मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के रिगार्ड में, वही अगर हाई कोर्ट करे तो उससे नीचे वाला जो कोर्ट होता है जैसे सत्र न्यायालय वगैरह, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, तो वो लोग अनुपालन करते हैं, एक रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाता है। हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा आर्टिकल 215 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 124 में कही गई है। हाई कोर्ट राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था होगी आर्टिकल 214 में कहा गया है। वर्तमान में जो भारत के सीजीआई हैं ये 50वें सीजीआई हैं जो चंद्रचूड़ साहब हैं। अगर आपसे 49वें सीजीआई पूछा जाता है तो यूयू ललित हो जाएगा, और अगर पहला सीजीआई पूछा जाता है तो जस्टिस हीरालाल कानिया जो है पहला सीजीआई बने थे सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो उस वक्त उसकी उम्र क्या थी? तो आप गांधी जी के अगर डेट ऑफ बर्थ जानते हैं तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि 1915 में साउथ अफ्रीका से गांधी जी 9 जनवरी को लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी को लौटने के दिन पे ही हम जो भारत में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, और इस बार 2023 में जो प्रवासी दिवस मनाया गया है ये आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया है। गांधी जी अफ्रीका गए थे आपका 1893 ईस्वी में और लौटे थे 1915 ईस्वी में। इसके अलावा गांधी जी से संबंधित कुछ आंदोलन जैसे आपको याद रखना चाहिए, चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग
असहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 इत्यादि। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, विपत्ति का विलोम क्या होता है। देखिए, विपत्ति मतलब होता है आफत, दुख, है ना, तो इसका उल्टा आप जो भी लगा सकते हैं, सुख, सौभाग्य, खुशी, हर्ष, उल्लास, ये सब आपका विपत्ति का विलोम शब्द हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। देखिए, एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा है, बताया है कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित थे। ये प्रश्न पूछा गया था। जब मैंने ये बच्चे से क्वेश्चन लिया था तब पूछा था कि सानिया मिर्जा किस खेल से संन्यास लिए हैं। तो जो भी हो, दोनों के मामले में टेनिस ही आंसर होगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि सानिया मिर्जा इंडिया के स्टार टेनिस प्लेयर रही हैं, है ना, तो ये टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश में पहली बार 2023 में ई फार्मूला 1 रेसिंग का आयोजन कहाँ पर हो रहा है। देखिए, फार्मूला 1 रेसिंग खाली होता तो आपका आंसर नोएडा हो जाता, क्योंकि फार्मूला 1 रेसिंग का आयोजन इंडिया में पहली बार नोएडा, उत्तर प्रदेश के अंदर कराया गया था। 2023 में ई फार्मूला 1 रेसिंग का आयोजन जो है आपका तेलंगाना, हैदराबाद में कराया जा रहा है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी के जो परमाणु क्रमांक 117 का तत्व है, ये कहाँ पर है। तो ये 17 का 117 जो आपका परमाणु क्रमांक है, इसका नाम है टेनेसाइन, इसे टीएस से इंडिकेट करते हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 17 में इसे रखा गया है। वर्ग 17 में जो आपका हैलोजन ग्रुप है, उसी के साथ इनको भी रखा गया है, ठीक है। वर्ग 18 में जो है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, जो क्लोरो आपका जो है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस के उदाहरण हैं जो वर्ग 18 में है। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता जो है मोस्ले हैं, पुराने वाले आवर्त सारणी के खोजकर्ता मेंडेलीव है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आपका 7 आवर्त और 18 वर्ग है, पुराने वाले में 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। मेंडेलीव के आवर्त सारणी में कुल 63 जो है तत्व थे, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। ये 118 तत्व का जो कॉन्फ़िगरेशन है इस प्रकार है, 91 आपका मेटल है, 20 नॉन मेटल है और 7 उपधातु है। उपधातु उसे कहते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, उसे उपधातु कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलेनियम इत्यादि। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत का प्रथम जैव संशोधित राज्य कौन सा है। तो ये आपका त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था आपका कि रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो 1236 से 1240 तक जो है रजिया सुल्तान के कार्यकाल रहे थे। रजिया सुल्तान आपका गुलाम वंश से संबंधित है, और ये गुलाम वंश में जो इल्तुतमिश शासक हुए, इल्तुतमिश, उन्हीं के पुत्री है रजिया सुल्तान, जिसे इंडिया के प्रथम महिला शासिका होने का गौरव प्राप्त है। इसके अलावा भारतीय संविधान के सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। ये क्वेश्चन मैं इसे लो कहूँगा, है ना। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। संविधान सभा के प्रथम बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। उसी सभा में सबसे बुजुर्ग यानी सबसे अधिक उम्र के जो सदस्य होते हैं, जिसका नाम सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, तो इन्हें जो है सभी के सर्वसम्मति से जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डिप्यूट कर लिया जाता है। उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फिर से बैठक होती है, और उसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, जो आगे चलकर हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और ये सभी चीज़ों में आप पाएंगे कि 2-2 दिन का गैप है, अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष और उद्देश्य प्रस्ताव में, तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा संविधान बनने में कितना टाइम लगा था। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ था। उसी दिन हम संविधान को अंगीकार किए थे, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संविधान। तब से लेकर आज तक हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और ये हमारा 74वां जो है गणतंत्र दिवस था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न जो है एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, 6+1, जिसमें भीमराव अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्षता को संभाले थे। इसके अलावा 1266 से 1287 तक दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था। तो ये जो है आपका गयासुद्दीन बलबन का शासन रहा था, 1266 से 1287 तक। इसके अलावा सल्तनत में जो टोटल 5 वंशों ने शासन किया था, 1206 से लेकर 1526 तक। 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध होती है और बाबर के द्वारा विजय किया जाता है, और इसी के बाद भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, और दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है इब्राहिम लोदी के साथ। गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, ये वो
5 वंश है जो दिल्ली सल्तनत पे शासन किए। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां और लोदी वंश के संस्थापक जो है बहलोल लोदी हो जाता है। इसके अलावा गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है और संस्थापक बता ही दिए कि ऐबक था। साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श से हमारा तात्पर्य है लाखों का दान देने वाला। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी कहा जाता है, यानी खुद को दूसरा सिकंदर अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी कहते थे। बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी की विशेषता थी। दीवाने कोही जो है ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापना किया गया एक विभाग था जो कृषि से संबंधित था। किससे संबंधित था? कृषि से संबंधित था। इसके अलावा नहर निर्माण सर्वप्रथम जो है तुगलक वंश ने ही करवाया था। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया जो है गुलाम वंश से संबंधित है, अभी अभी बात हो ही गई थी। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है पूछा गया था, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी है और बीजेपी का जो है सत्ता पलट हुआ है। सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। और याद रखिएगा 2022 के T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए भारत की तरफ से सूर्य कुमार का चयन किया गया है, हालांकि अभी फाइनल नहीं हुआ है। इन्होंने सबसे कम मैच में 1100 से भी अधिक रन बनाए हैं 2022 के अंदर T20 क्रिकेट में। ठीक है, ये पहले मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते थे सूर्य कुमार यादव। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि दो डंडों से कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ऑप्शन तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन डांडिया नृत्य भी दो डंडों से किया जाता है जो गुजरात का प्रमुख नृत्य है। एक प्रश्न पूछा गया था कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में किस युद्ध में हराया था। देखिए 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बिलग्राम के युद्ध में हराया था। वैसे शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच बिलग्राम और चौसा का दोनों युद्ध होता है, लेकिन बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं की पराजय हुई थी। इसी के बाद मुगल वंश के हुमायूं जो है काफ़ी दिन निर्वासन में रहा था और सूर्यवंश के जो है स्थापना किए थे कौन? शेरशाह सूरी। इसके अलावा शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम आपका फरीद खां है। शेरशाह सूरी का मकबरा की बात करेंगे तो सासाराम बिहार में स्थित है। अब पानीपत की तृतीय पहला और दूसरा ये तीनों लड़ाई आपको जरूर याद होना चाहिए, कम से कम ईस्वी। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, बाबर विजय होता है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच में होता है, अकबर विजय होता है। पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में होता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है। एक प्रश्न पूछा गया था काकरापारा परमाणु बिजली शक्ति गृह किस राज्य में है, तो ये आपका गुजरात में स्थित है। काकरापारा ताप्ती नदी पर है। कैगा परमाणु बिजली घर ये कर्नाटक में स्थित है, VVI कर लीजिएगा इसको। कुडनकुलम और कलपक्कम ये दोनों तमिलनाडु के अंदर स्थित परमाणु बिजली घर है। अप्सरा, ट्राम्बे ये सब महाराष्ट्र के अंदर स्थित जो है परमाणु से संबंधित क्रियाकलाप की जो है घर है। इसके अलावा पंडित रविशंकर कौन से वाद्य यंत्र प्ले करते थे, तो ये सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न से जो म्यूजिक के क्षेत्र में सम्मानित किए गए हैं, सबसे पहले सुब्बा लक्ष्मी जी को किए गए थे। सुब्बा लक्ष्मी जी को ये कर्नाटक संगीत की जो है गायिका थी और इनको सबसे पहले 1998 में जो है भारत रत्न दिया गया था जो संगीत से जुड़ी हुई थी। इसके बाद पंडित रविशंकर को 99 में मिला, 2000 में किसी को भारत रत्न नहीं मिला, 2001 में जो है लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां दोनों को जो है भारत रत्न दिया गया था। फिर 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को दिया गया और 2019 में भूपेन हजारिका साहब को भारत रत्न दिया गया। तो इस प्रकार से जितने भी हमने नाम लिए सभी म्यूजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो भारत रत्न भी जीत चुके हैं। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष ये बांसुरी प्ले करते थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई प्ले करते थे। इसके बाद पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये आपका संतूर प्ले करते थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि 2023 में भारत और श्रीलंका T20 सीरीज में भारत के कप्तान कौन थे, तो हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का जो अभी लक है काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर आदमी का एक वो पीरियड होता है जब आप कुछ भी करेंगे तो पॉजिटिव होगा। जैसे अभी हार्दिक पांड्या को ही ले लीजिए, एक वो समय था जब हार्दिक पांड्या को बिगड़ते फॉर्म के चलते इंडिया टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन अब यहाँ तक की कैप्टेंसी भी इन्हें मिली है। साथ ही साथ गुजरात को छुआ प्रथम बार IPL में और विजय भी दिलाया। तो पिछले IPL के विजेता कौन थे? गुजरात टाइटंस, जिसके भी कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। वर्तमान में भारतीय टीम के कोच कौन है, तो ये राहुल द्रविड़ है। और भारतीय टीम के जो महिला वाला जो टीम है भारत के, उसके कोच है रमेश पवार। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी है। ICC के अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बर्कले है। ग्रेग बर्कले जो है ये आपका ICC के अध्यक्ष हैं जो आपका न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। इनके कार्यकाल में बढ़ोतरी किया गया है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था
था कि अनुच्छेद 19 का बी किससे संबंधित है। देखिए 19 में 6 पार्ट है, जो प्रेस की स्वतंत्रता हम जनरल भाषा में कह देते हैं। इसमें 6 अलग अलग पार्ट है जो हर तरीके से आदमी को स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। 19 का बी जो है ये शांतिपूर्ण हथियार रहित तरीके से आप कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं। 19 का ए जो है वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, यानी बोलने का अधिकार देता है। 19 का सी जो है सहकारी समिति बनाने का अधिकार देता है। 19 का डी जो है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में विचरण या घूमने टहलने का जो है छूट देते हैं। 19 का ई जो है भारत के किसी भी भूभाग में आप निवास कर सकते हैं। 19 का एफ जो है कोई भी व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए कोई भी रोजगार वगैरह को अपना सकता है। तो ये है 19 के 6 पार्ट, ये सभी VVI है, आप इसे याद रखें, ठीक है, क्योंकि 19 का कल डी पूछा गया था, आज बी पूछा गया था। तो आई होप 19 के और भी जो पार्ट हैं वो जरूर पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, भारत ने हाल ही में विश्व बैंक से कितना लोन लिया है। तो 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर का लोन जो है मुहैया कराया है विश्व बैंक भारत के लिए। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मणिपुरी नृत्य किस देवी देवता पर मनाया जाता है। तो राधा कृष्ण विष्णु। आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें क्या ऑप्शन दिया गया था। हो सकता है कि भगवान जगन्नाथ दिया गया हो, क्योंकि भगवान जगन्नाथ विष्णु का ही रूप है। इसके अलावा डुंगरिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो डुंगरिया जनजाति जो है ये उड़ीसा के जो है गिरी पहाड़ी वहाँ पर पाई जाती है आपका डुंगरिया जनजाति। एक प्रश्न पूछा गया था कि FDI में बीमा क्षेत्र में सीमा कितनी रखी गई है। तो जो FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बीमा क्षेत्र में 74% हो सकता है, यानी 100 रुपये में 74% कोई विदेशी लगा सकता है और हमारा जो है 26% भारत सरकार इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से जो है टाई हुआ है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। आप लोग मुझे इसका ऑप्शन बताएंगे कि 24 वाला पावर है उसमें पूछा गया था या फिर CC में पूछा गया था। पृथ्वी का घनत्व जो है 5.1 ग्राम घन सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा पसंद का विलोम शब्द पूछा गया था, तो नापसंद हो जाएगा, है ना। इसके अलावा जो आग का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो अग्नि, पावक, ये सब आग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। हवा का समीर हो जाएगा, वायु हो जाएगा, है ना। इसके अलावा पादप को कोशिका का जनन अंग कौन सा होता है। तो पुष्प होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पूछा गया था राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन सा अनुच्छेद है। तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित अनुच्छेद आपका 54 है। मैंने आपको बताया था कि 52 से 61 तक लगातार राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है, जिसका फुल फॉर्म भी मैंने बताया था, पकानी कोका दियो दसम। पकानी कोका दियो दसम जो है इस प्रकार से राष्ट्रपति में आप 52 से 61 तक में बैठा सकते हैं। एक एक चीज का मीनिंग है अपना। पी से पद, क से कार्यपालिका का प्रधान, नी से निर्वाचन पद्धति, है ना। इसके अलावा लास्ट में आ जाए तो महाभियोग, शपथ, दिशा निर्देश, योग्यता। तो इस प्रकार से आप जो है पकानी कोका दियो दसम को याद कर सकते हैं, 52 से लेकर 61 तक। इनके अलावा भी राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसका जिक्र मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, है ना। राष्ट्रपति का जो पद है ये आपका आर्टिकल 52 में है। 61 में महाभियोग है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। साथ ही साथ भारतीय संसद जो है राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों को कंबाइंड रूप से भारतीय संसद का नाम दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति में जो क्षमादान का अधिकार होता है ये आपका आर्टिकल 72 में है। राष्ट्रपति के जो अध्यादेश होते हैं ये आर्टिकल 123 के थ्रू जारी किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है आर्टिकल 85 के थ्रू। राष्ट्रपति को जो न्यायिक जो परामर्श मिलता है सुप्रीम कोर्ट से, ये आर्टिकल 143 है। तो ये सभी बात को आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है। ये सभी बातों को जो है आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि कैनरा बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है। देखिए मैंने बताया था कि भारत में अधिकांश बैंकों का विलय हो गया है और सार्वजनिक क्षेत्र के मात्र 12 बैंक बचा है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के समय 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत की केंद्रीय बैंक पूछा जाए तो RBI होता है, इसे बैंकों का बैंक और अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है RBI को। RBI के वर्तमान में अध्यक्ष जो है शक्तिकांत दास है, जो 25वें नंबर के अध्यक्ष हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो केनरा बैंक में जो विलय हुआ है ये आपका सिंडिकेट बैंक का हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक, इन दोनों बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों का विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हो गया है। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के मात्र 12 बैंक शेष बचा हुआ है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया। सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़ी बैंक है तो ये आपका स्टेट बैंक है, और दूसरा सबसे बड़ा बैंक अगर आपसे पूछ दे तो PNB सबसे जो है दूसरा सबसे बड़ा बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र के। RBI का अलग चीज है, वो बैंकों का बैंक है, वो भारत सरकार का बैंक है, राइट। इसके अलावा शाह कुली खान का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये आपका हरियाणा में स्थित है, शाह कुली खान का मकबरा। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का मकबरा भी पूछा जा सकता है, तो ये आपका अजमेर के अंदर स्थित है, जहाँ पर भी मैं
ये बताऊं कि पूछा जा सकता है या वीवीआई का निशान लगाऊं, तो आप लोग इसे पे ज़्यादा गौर किया कीजिए। इसके अलावा इनमें से कौन सा मैच सही नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। आप देखिए जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं आज, वो सबसे डिफिकल्ट आए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 4 क्वेश्चन का जवाब चाहिए, तभी आप इस प्रकार का जो मैच किया हुआ क्वेश्चन होता है उसको जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो 2 ऑप्शन मिले थे उसमें से एक ऑप्शन थे काकोरी हत्याकांड 1925। काकोरी हत्याकांड का नाम बदल गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है, तो ये 1925 में सही में हुआ था। सूर्य सेन इसके जो है प्रमुख अभियुक्त थे, तो ये एकदम सही है। इसके अलावा एक दिया था कि चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 1929। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु जो है ये 1931 में नहीं, 27 फरवरी 1929 में नहीं, 27 फरवरी 1931 को हुआ था, तो यही राइट आंसर करके आना था। और चंद्रशेखर आज़ाद की जो मृत्यु हुआ था ये अल्फ्रेड पार्क में हुआ था, जो यूपी के अंदर स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी अंग्रेज के हाथ नहीं आए और लास्ट गोली खुद को मारे थे। अगला जो प्रश्न है कि सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात है, मैंने जनगणना पे जो है होल वीडियो बना दिया है, मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जरूर देख लीजिएगा। तो पदुचेरी जो है यहाँ पे सबसे अधिक लिंगानुपात है। अगर इस स्टेट की बात करें कि सबसे कौन से स्टेट में सबसे अधिक लिंगानुपात है, तो केरल में, और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा के अंदर जो है मतलब साधारणतः स्टेट के अंदर है। वैसे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात पदुचेरी का है। एक प्रश्न पूछा गया था कि कोलकाता मेट्रो रेलवे को भारतीय रेल में जो दर्जा मिला, इसको जो एक मतलब यूनिट के रूप में दर्जा दिया गया कब, तो 2010 में दिया गया। वैसे कोलकाता रेल जो है मेट्रो वाली, ये 1984 में चला था, और ये भारत के प्रथम भूमिगत मेट्रो रेल था। आजकल तो मेट्रो रेल मुंबई, बेंगलोर, जयपुर ये सब जगह चलाए जा रहे हैं, यहाँ की यूपी में भी काम चल रही है। इसके अलावा तूतीय हिंद किसे कहा जाता है, तो ये अमीर खुसरो को कहा जाता है भारत में तूतीय हिंद। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि 18वें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कितने मीटर भाला फेंकी थी अनु रानी। देखिए अनु रानी वैसे ही स्टार प्लेयर है भाला फेंक के, जैसे आप जेंट्स में नीरज चोपड़ा को जानते हैं, आप लेडीज में अनु रानी को जान सकते हैं। तो ये आपका 61.12 मीटर भाला फेंक के 7वां स्थान हासिल किया था वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलेटिक्स भाला में। ठीक है, हालांकि ये जो गोल्ड है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने जीता था। ठीक है, नीरज चोपड़ा भी भाला फेंके थे आपका कहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक के अंदर 87.58 मीटर, और गोल्ड प्राप्त किया था, और एकमात्र गोल्ड प्राप्त हुआ था हमें टोक्यो ओलंपिक के अंदर नीरज चोपड़ा के द्वारा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि लकड़ी से बना हुआ कौन सा यंत्र जो कर्नाटक में बजाया जाता है, तो हो सकता है कि ऑप्शन में तंबूरा हो। मैं श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन में कि क्या ऑप्शन था, लेकिन मैं ये बता दूं कि तंबूरा भी एक यंत्र होता है जो कर्नाटक वगैरह में बजाया जाता है, साथ ही साथ साउथ के अन्य पार्ट में बजाया जाता है, जो लकड़ी के बनाए होते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के सभी शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों का एक एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दूसरे तक शेयर कीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करके प्रोत्साहन दीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।